आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित की ये स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं सीधे उस पहलगाम से जहां पर 4 दिन पहले आतंकवादियों ने हमारे 26 नागरिकों की जान ले ली और उसके बाद से ही पूरा देश इंतजार कर रहा है इंतकाम का, क्योंकि उस समय दिल के भीतर बदले का जो तूफान उठा था अब वो बवंडर की शक्ल ले चुका है। जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हिंदुस्तान की जनता ये जानना और समझना चाहती है कि भारत सरकार, हमारी सेना बदले के लिए क्या कर रही है। 26 भारतवासियों का इंतकाम पाकिस्तान से कैसे लिया जाएगा और उसको लेकर हमारी क्या तैयारी है। क्या वायुसेना हमला करेगी पाकिस्तान पर या थल सेना की कोशिशों से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा, उनके आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा, या फिर इस बार बारी है नेवी की और उसके जरिए हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और समंदर के रास्ते पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिशें की जाएंगी। कई ऐसे सवाल हैं जो अगले 1 घंटे में आप मेरे साथ जनहित में देखने और समझने वाले हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान टकटकी लगाकर इस वक्त भारत सरकार की ओर बेहद उम्मीदों से देख रहा है। जिस पाकिस्तान को बार बार सबक सिखाने की बात सामने आती है वो पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं। कई युद्ध में बुरी तरह से हिंदुस्तान के हाथों मात कर चुका पाकिस्तान आकर फिर आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की कोशिशों में क्यों लगा रहता है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की हम कर रहे हैं कोशिश, और भारत की सेना की क्या है तैयारी उसके बारे में विस्तार से देने जा रहे हैं हम आपको जानकारी, जिसके जरिए कम से कम आपके कलेजे को ठंडक पड़ेगी और यह भी आप जानेंगे कि इस धरती के भीतर यानी कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं उनके घरों को नेस्तनाबूद करके, जमींदोज करके भारत सरकार की ओर से किस तरह से कड़े और बड़े कदम उठाए गए हैं। अब फुल फ्रेम में आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसके जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल अभी हमारी किस तरह से तैयारी है और किस तरह की कोशिशों को आगे आने वाले वक्त में अंजाम देने की कोशिशें हैं। आज जनहित में हम भारत की हुकूमत, भारत की सेना और भारत की रणनीति पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तेल, पानी, पाकिस्तान की खत्म कहानी, ये महज एक स्लोगन या शब्द नहीं बल्कि भारत की वो सामरिक रणनीति का ब्लूप्रिंट है जिसे हम खबर, तथ्य और तर्क के जरिए देश को बताने जा रहे हैं। भारत की सेना चौकन्नी है, बॉर्डर पर हलचल है, आसमान से भी दुश्मन पर नजर है और सप्लाई चेन तोड़कर पाकिस्तान को पानी पिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पानी, 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 3 तरह से पानी के जरिए पाकिस्तान पर प्रहार की कहानी हिंदुस्तान रच चुका है। पहला वो पानी सिंधु जल समझौता जिसको रोककर पानी के जरिए पाकिस्तान को मात देने की कोशिश की गई है। दूसरा वो पानी जिसको हिंदुस्तान की ओर से छोड़ा गया है, और तीसरा वो पानी समंदर के रास्ते हिंदुस्तान की बड़ी तैयारी इस वक्त भारत की नौसेना करती हुई नजर आ रही है। आप चाहें तो इसे वाटर स्ट्राइक का नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं कि पानी की मौत मरने जा रहा है पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान पहले से ही भीख मांग रहा है, उसके घर में खाने को दाने नहीं, लोग वहां आटा, चावल, दाल के दाने दाने को मोहताज हैं। अब पानी भी उसे नसीब नहीं होने जा रहा। भारत ने इंतकाम का इस तरह का इंतजाम किया है कि पाकिस्तान को आगे आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। हमारे 26 नागरिकों की जिस तरह से जान गई है, उनका बेरहमी से जिस तरह कत्लेआम किया गया है, उनको तड़पा कर जिस तरह से मारा गया है, हिंदुस्तान की भी पूरी कोशिश वही है आतंक और उसके आकाओं का अंजाम उससे भी बुरा हो। देखिए, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये आपके सामने ये दरिया में पानी का बहाव, अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
पाकिस्तान आतंकी हमले के 100 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। पहलगाम में हमारी नागरिकों के गुजरे हुए 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ कूटनीतिक स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान पर, वो उसी समय तिलमिला और बिलबिला गया है। ऐसे में जब आगे मिट्टी में मिलाने की बारी आएगी तो फिर पाकिस्तान का आगे क्या होगा, हिंदुस्तान की क्या है तैयारी, जल्दी से उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। पाकिस्तान पर बदले की कार्रवाई कैसे होगी, कब होगी, क्या होगी, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना तय है, एक्शन जो भी होगा वो अनुमानों से परे होगा, बेहद कड़ा होगा। इस बीच आज भारतीय नौसेना की एक तस्वीर ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस तस्वीर में 5 युद्धपोत हैं, पांचों एक दूसरे से जुड़े हैं और इसके साथ ही इंग्लिश में मैसेज लिखा है, पावर इन यूनिटी, प्रेजेंस विद पर्पस, जिसका हिंदी में मतलब हुआ एकता में शक्ति, उद्देश्य के साथ उपस्थिति। और इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है, मिशन रेडी, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ, जिसका अर्थ है मिशन के लिए तैयार, किसी वक्त, किसी भी, कैसे भी। इस तस्वीर और इसके साथ ही दुश्मन के अहित में जारी संदेश पढ़कर पाकिस्तान को 1999 और 1971 जैसी अनहोनी का डर सता रहा है। देश के खौफ की दोनों कहानी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले सवाल ये पूछा जा रहा है कि पहलगाम में जो हमला किया गया है उसका जवाब कैसा होगा। उरी में जब हमला हुआ था और उसके बाद हमारी थल सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके पहले पुलवामा में जब हमला हुआ था तो एयर स्ट्राइक किया गया था। अब इसके बाद जब पहलगाम में इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ, वारदात को अंजाम दिया गया, तो क्या अब नेवल यानी कि वाटर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश है? जाहिर है जवाब तो जरूर मिलेगा, करारा मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या अब की बार समंदर के रास्ते पाकिस्तान पर प्रहार होगा? वैसे भी हमारी नौसेना का आदर्श वाक्य है, शम नो वरुणः। ऋग्वेद के इस मंत्र का मतलब है, जल्दी वरुण हमारे लिए मंगलकारी हों, जो युद्ध के दौरान हमेशा हमारे लिए मंगलकारी और दुश्मन के लिए अमंगलकारी ही साबित हुए हैं। पाकिस्तान के ऊपर नेवल स्ट्राइक की चर्चा बेहद तेज है और हमारी नेवी की जिस तरह की तैयारी है उससे इस चर्चा को और ज्यादा बल मिल रहा है। चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर कर मारने की तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले, पाकिस्तान का बदला पाकिस्तान से, पहलगाम का बदला पाकिस्तान से समंदर के रास्ते लिया जाएगा। इस थ्योरी के 2 सबूत इस वक्त आप देख रहे हैं। पहला, अरब सागर में बेहद ताकतवर स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत की तैनाती, और दूसरा इसी समंदर में डिस्ट्रॉयर INS सूरत से सफल मिसाइल परीक्षण। इन दोनों की ताकत आपको बस थोड़ी देर में विस्तार से दिखाएंगे। अभी आप नौसेना के पूर्व अधिकारी कोमोडोर रंजीत रॉय से समझिए पाकिस्तान पर नेवल स्ट्राइक की कितनी संभावना है। अगर जो किसी एक सेना ने कुछ स्ट्राइक किया, इसका मतलब इट इज वॉर, लड़ाई है। 1971 की लड़ाई भी ऐसी हुई थी जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया था हमारे हवाई जहाजों को। तो सवाल है, नेवी ब्लॉकेड कर सकती है, नेवी ऐसा घेरा लगा सकती है कि कोई जहाज तेल के साथ या खाने के साथ या कार्गो के साथ पाकिस्तान के बंदरगाह में नहीं जाए। तो आपने सुन लिया है किस तरह से कोमोडोर की ओर से स्पष्ट 2 टूक कहा गया है कि भारत की नौसेना की किस तरह की तैयारी है और वो अगर चाहे तो कैसे पाकिस्तान की कमर टूट सकती है। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हुए विस्तार से दे देते हैं आपको जानकारी। अरब सागर में INS विक्रांत की तैनाती और INS सूरत के शक्ति प्रदर्शन की 2 बड़ी वजह हैं। एक तो यहाँ से पाकिस्तान का नेवी हेडक्वार्टर करीब है, ऐसे में अरब सागर से उस पर 1971 की तरह निशाना बनाने में आसानी होगी, और दूसरा यहीं से पाकिस्तान की सप्लाई लाइन ठप हो सकती है क्योंकि अरब सागर के रास्ते ही
उसे खाड़ी देशों से तेल मिलता है। ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी पाकिस्तान की सप्लाई लाइन ठप करने की मांग कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाजत देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। पाकिस्तान पर नेवल स्ट्राइक यानी नौसैनिक हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसे सिलसिलेवार ढंग से सबूतों के साथ देखिए। पहलगाम के बदले की आहट से पाकिस्तान पहले ही दहला हुआ है। ऊपर से समंदर में इंडियन नेवी की दिन ब दिन हलचल और उसे और ज्यादा डरा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नौसेना ने INS विक्रांत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पाकिस्तान के करीब तैनात कर दिया है। भारत का स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत अरब सागर में करवट तट के करीब मौजूद है, करवट तट के बेहद करीब। इस वॉरशिप के स्ट्राइक ग्रुप में विमान वाहक पोत, विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और कई दूसरे जहाज भी शामिल है। भारत का ये बेड़ा किसी भी समय पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, उसके कराची और ग्वादर बंदरगाह को पाताल में पहुंचा सकता है। कैसे? ABP न्यूज के हमारे संवाददाता नीरज राजपूत इस बारे में विस्तार से दे रहे हैं आपको जानकारी। सुनिए। इस स्ट्राइक ग्रुप में भारत का ब्रह्मास्त्र यानी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी शामिल है, जिस पर दुश्मन पर धावा बोलने के लिए हमेशा MiG-29 के लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। INS विक्रांत पर कामोव और MH-60R हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। इसके अलावा INS विक्रांत को ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल से भी लैस किया गया है। हमारे ABP न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने आपको जानकारी दे दी है और जिस तरह की हमारी बड़ी तैयारी है उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान का क्या बुरा हश्र होने वाला है। यकीनन पाकिस्तान अपने बुरे दिनों की उल्टी गिनती इस वक्त देख रहा है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले वाटर स्ट्राइक जो की गई है उसके बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और उसके जो पूर्व विदेश मंत्री हैं वो सब बिलबिलाए हुए हैं। उनकी ओर से जिस तरह का बयान सामने आ रहा है वो भी हैरान करने वाला है। वैसे हैरानी इस बात को लेकर ज्यादा नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में अपने बुरे दिनों की आहट से पाकिस्तान मौजूदा वक्त में काफी बेचैन है। इस सब के बीच क्या वाकई पाकिस्तान पर नेवल स्ट्राइक की सूरत बन रही है? अरब सागर में INS विक्रांत की तैनाती और INS सूरत से मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग का इशारा क्या है? इसके मायने देश के पूर्व नौसैनिक के हमारे बड़े अधिकारियों से समझिए। सूरत जो हमारा नया जहाज है P-15, उसने अपना टेस्टिंग में मिसाइल फायर कर दिया बराक, और हमारे जो नेवी के जो अड्डे होंगे वहाँ जो हमारे हथियार है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, रेडी, कहीं ज़रूरत पड़े। क्योंकि एक बात है, लड़ाई हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हुए हमारे संवाददाता नीरज राजपूत से, माफ कीजिएगा, नीरज राजपूत आपको बताने जा रहे हैं कि 1999 में किस तरह से बिना हिंदुस्तान को एक भी नुकसान पहुंचाए कैसे हमारी नेवी ने पाकिस्तान से लिया था बदला। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना यानी थल सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय और वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर छेड़ा, तो अरब सागर में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन तलवार छेड़ दिया था। इसके तहत भारतीय नौसेना ने आक्रामक गश्त अरब सागर में शुरू की। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी बंदरगाहों को जाने वाले समुद्री मार्ग पूरी तरह से बाधित कर दिए, क्योंकि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी सबसे बड़ी तैनाती यहाँ पर की थी, यानी पूरे 33 जंगी जहाज़ों को पाकिस्तान के खिलाफ समुद्र में उतार दिया था। अब की बार पहलगाम का मुजरिम पाकिस्तान डूब कर मरेगा या फिर बारूदी आग से?
ये तो आगे आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक जिस तरह की बात कही है, उससे यह स्पष्ट है कि इस बार आतंक और उसके आकाओं का अंजाम कल्पना से भी परे रहने वाला है। इन सब के बीच आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत की ओर से गीता का जिक्र करते हुए किस तरह से बताया गया कि अगर दुश्मन देश या पड़ोसी मुल्क सुधरने के लिए नहीं हो तैयार तो फिर राजा को क्या करना चाहिए। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो अहिंसा हमारा धर्म है, आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। वैसे आपको बताते चले कि क्या इस बार पानी की मौत मरेगा पाकिस्तान, क्योंकि वाटर स्ट्राइक को लेकर जिस तरह की तस्वीरें और दावे सामने आ रहे हैं उसके बाद इस बात को और ज्यादा बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। सिंधु समझौते को लेकर आपको बताते चले हिंदुस्तान ने अपने कदम पहले ही आगे बढ़ा दिए हैं। पहली चिनाब नदी की तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका पानी भारत ने रोक दिया है। दूसरी तरफ झेलम नदी की तस्वीर है। पाकिस्तानी मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है कि भारत ने झेलम से इतना पानी छोड़ा है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यानी पाकिस्तान के एक हिस्से पर सूखे का संकट गहरा गया है और दूसरा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। नाम बिलावल भुट्टो, पहचान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री। यूं तो ये अपनी बेवकूफ भरी बातों और हरकतों से किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इस बार भुट्टो परिवार के इस चिराग ने कट्टरता की ऐसी लौ जलाई कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों में हड़कंप मच गया। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी हैरान और परेशान हैं। 77 साल की उम्र में जो कट्टर मजहबी तकरीरें ये आतंकी करते हैं, वो काम बिलावल इनकी आधी से भी कम उम्र में कर रहा है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे। तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। दो शख्स, एक पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता की बैशाखी और दूसरा आतंकी लश्कर तैयबा का सरगना, दोनों की भाषा एक जैसी। जिस बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो की हत्या आतंकियों ने की, उनका खुद का बेटा आतंकियों की भाषा बोल रहा है। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की ओर से सिंधु जल समझौते को लेकर जो बड़ा प्लान तैयार किया गया है, उसकी जानकारी एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से सुनिए। जल शक्ति मंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक और खुद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने ऐलान किया है। बैठक के बाद में एक साफ तौर पर कहा, इस बैठक में हमने 3 विकल्पों पर विचार किया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक के दौरान कई सारे ऐसे सुझाव दिए हैं जिसको भारत सरकार अपना करके ये सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी ना मिले। भारत की ओर से सिंधु जल संधि को रोके जाने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहां गर्मी का मौसम है, लिहाजा कई ऐसे हिस्से हैं जो पानी के बगैर अब तड़पने वाले हैं। सियालकोट की एक तस्वीरें जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें एक स्थानीय मछुआरा पाकिस्तान का वो बता रहा है कि चिनाब का पानी कम होने से आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं।
मुझे लगता है कि जिस तरह वो दरिया चनाब के पानी को उसने टोटल बंद कर दिया है, ये देख लें मेरे साथ, ये किनारों से पानी जो है ना 2-2, 3-3 फुट नीचे चला गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पानी जो है ना बिल्कुल साकन हो गया है, बरेते नंगे हो गए हैं। ये दरिया चनाब के एंट्रेंस है। ये सामने जो है ना आप नज़र जहाँ तक नज़र मारेंगे ना पानी तेज़ी के साथ जो है ना नीचे उतर गया है। इंडिया ने जो कल धमकी कराई थी ना सिंध तैश मुआहदे को, उसने धमकी कराई थी कि उस मुआहदे को उसने ख़त्म कर दिया है, तो आज उस पर उसने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। ये मैं दरिया चनाब के किनारे पर खड़ा हूँ, ये आप नीचे देखें, तकरीबन मुझे लगता है कि जिस तरह वो दरिया चनाब के पानी को उसने टोटल बंद कर दिया है। ये देख लें मेरे साथ, ये किनारों से पानी जो है ना 2-2, 3-3 फुट नीचे चला गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पानी जो है ना। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौता को रोक दिया। उसके बाद देश में पक्ष और विपक्ष इसको लेकर स्वागत कर रहा है और यकीनन ये बोलता हुआ कि इसी तरह की कार्रवाई की तत्काल जरूरत भी थी। पाकिस्तान एक हताश देश है, उनके पास आतंक फैलाने के अलावा कोई और प्राथमिकता नहीं है। हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा है सिंधु नदी, हम तो भाईचारे में दे रहे थे। अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे? आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया। जो इसमें अत्याचारी अन्यायी लोग हैं उनके ऊपर जरूर कठोर से कठोरतम उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पहले ही हमें जम्मू कश्मीर को बहुत भारी पड़ा है। अब अगर इससे जम्मू कश्मीर का फ़ायदा होगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी होगी, तो मैं सबसे पहले वो हूँगा जो कहेगा कि अच्छी बात है। उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून भी आएगा, तो उसको बोलो यार अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले। पानी में नहीं मिलेगा तो कहाँ छलांग भी कहाँ मारेगा। छोड़िए बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट। दरअसल भारत में बहने वाली 5 नदियां सिंधु में जाकर मिलती हैं और अब ये पूरा का पूरा करार क्या रहा उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी विस्तार से आप जानिए। इनमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज शामिल हैं। समझौते के मुताबिक व्यास, रावी, सतलुज का पानी भारत इस्तेमाल करता है, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। इन सभी नदियों का 20% पानी ही भारत को मिलता है। भारत ने पहली बार सिंधु जल समझौता स्थगित किया है। इससे पहले करगिल, उरी और पुलवामा के वक्त भी इस संधि पर कोई खास असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार सिंधु समझौते को स्थगित कर भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है, जिसका एक बड़ा असर पाकिस्तान की आबादी पर पड़ने वाला है। अब इसका पूरा असर क्या होगा उसके बारे में आपको विस्तार से दे देते हैं जानकारी। आखिर पाकिस्तान की इतनी छटपटाहट क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसको भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की करते हैं कोशिश। पाकिस्तान में 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 53% हिस्सा सिंचाई में इस्तेमाल होता है। इसमें पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन का संकट गहराएगा। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे शहर इसी पानी पर निर्भर हैं। पानी की कमी से शहरों में जल संकट खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस पानी के भरोसे हैं। यानी पाकिस्तान के करीब 23 करोड़ की आबादी के सामने खाना, पीना और बिजली का संकट आने वाला है। और यकीनन पानी को लेकर जब इतना बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की जनता सड़क पर उतरकर अपने हुक्मरानों के खिलाफ अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करेगी। 23 करोड़ की बड़ी आबादी, आप इसके जरिए समझ सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध छिड़ सकता है। इसी वजह से चाहे वो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हो या फिर पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, दोनों की बिलबिलाहट सामने आ रही है। और अब आगे बढ़ते हैं। भारत की मौजूदा कूटनीतिक कार्रवाई और भविष्य की तैयारियों से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है और यकीनन उस खौफ की तस्वीरें भी बार बार सामने आ रही हैं। कभी उनके हुक्मरानों के बयान के जरिए तो कभी पाकिस्तान का सेना प्रमुख जिस तरह के बयान दे रहा है उसके जरिए। और इसी से आप समझ सकते हैं कि हालात इस समय पाकिस्तान के क्या बने हुए हैं, वो भी तब जब सिर्फ अभी कुछ समझौतों को ही रोकने की बात हिंदुस्तान की ओर से की गई है। पिक्चर अभी बाकी है। ये तो सिर्फ
छोटा सा आगाज है। भारत की मौजूदा कूटनीतिक कार्रवाई और भविष्य की तैयारियों से पाकिस्तान में खौफ है। 48 घंटों में जिस तरह पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, उसकी बानगी आप देखिए। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का इस कदर वो सदमे में है कि आज उन्होंने अपने देश में एक सैन्य समारोह के दौरान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान किसी भी तटस्थ और पारदर्शी जांच में हिस्सा लेने को तैयार है। ये भारत के एक्शन का ही नतीजा है कि पीएम के सुर पाकिस्तान के बदले हुए हैं। दूसरी तस्वीर उस आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की है जिस पर लश्कर और जैश के साथ मिलकर हमले की साजिश रचने का आरोप है। उस कसूरी ने बयान देकर कहा है कि हमले से तो मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे ही फंसाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर उस टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन की है जिसने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि पहलगाम हमले में उसका संगठन शामिल नहीं है, जबकि पहले दिन कूदकर इसने पहले ही जिम्मेदारी ले ली थी। पाकिस्तान में खौफ से चौंकती खबर यह है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर सहित वहां के टॉप सैन्य अधिकारियों ने अपने परिवार के सदस्यों को दूसरे देशों में भेज दिया है। और खौफ की 5वीं तस्वीर की कहानी यह है कि लश्कर और जैश के आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर को आईएसआई ने सेफ हाउस में पहुंचा दिया है। डर भारत की एयर स्ट्राइक का है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वो बयान सुनाते हैं जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि वो खुद ही पीड़ित है आतंकवाद के और भारत के साथ जांच में पूरी तरह से मदद को तैयार है। सुनिए। Vital national interests of Pakistan are lifeline. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Therefore, any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान खुद तय करेगा कि वो अपने 26 बेकसूर नागरिकों की हत्या का बदला कब और कैसे लेगा। जांच में सहयोग की बात कहकर भले ही मेकओवर की वो कोशिश कर रहे हों, दुनिया को दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इसके जरिए अपने पालतू आतंकवादियों को शहबाज शरीफ बचा लेंगे, ये गलतफहमी उनको कतई नहीं पालनी चाहिए। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगा। लश्कर का ये आतंकी सैफुल्लाह कसूरी अपनी जुबान से जो शब्द निकाल रहा है उसे ही कलमा कहते हैं। इसी कलमे को आतंकवादियों ने पहलगाम में नरसंहार की बुनियाद बनाया था। जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब तो ये बात भी सामने आ चुकी है कि मारे गए लोगों के प्राइवेट पार्ट तक चेक किए गए और गैर मुस्लिम बताकर गोली मार दी गई। पति को मार दिया। पहलगाम हमले से पहले सैफुल्लाह ने 19 फरवरी को पाकिस्तानी सेना के साथ मीटिंग की थी। गुलदस्ते वाली तस्वीर उसी मीटिंग की है। लेकिन जब से इसका नाम हिट लिस्ट में आया है तब से इसके होश फाख्ता हो चुके हैं। बयान जारी कर कह रहा है कि हमले में हाथ नहीं है। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मौत इल्जाम ठहराया। फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है। पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। सुन ले कसूरी, तेरा ये बयान तुझको बचा नहीं पाएगा। तूने जो कर्म किए हैं उसकी सजा सिर्फ मौत है और भाग जहां तक भाग सकता है, मौत तो तेरे पीछे पड़ चुकी है। तुझे ना तो शहबाज शरीफ का आज का प्रस्ताव बचा पाएगा और ना ही तुम्हारा आका आसिम मुनीर। बयान जारी कर पल्ला झाड़ने से तेरे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। तूने अपनी कब्र खोद ली है। झूठ बोलकर बचना चाह रहा है
लेकिन तुझे जहन्नुम की सैर कराने का डोजियर तैयार हो चुका है। बस दिन, समय और मुहूर्त का इंतजार कर। मैं पहलगाम में मौजूद हूं। दिन में यहां पर हल्की धूप खिली हुई थी, तो इस समय यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहीं से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर वो बैसरन घाटी है, जहां पर 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों की, हमारे बेकसूर लोगों की जान ली थी। आज 4 दिन के बाद यहां पर इस पूरे हिस्से में बाजार खुले, दुकानें खुली, लेकिन अभी भी यहां के लोगों को पर्यटकों का इंतजार है। 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस पहलगाम में सन्नाटा छाया हुआ था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब वहां की जिंदगी पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम दुकानें आप देख रहे हैं, ये दुकानें बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अब इनको खोल दिया गया है। इंतजार किया जा रहा है टूरिस्ट का। हालांकि बहुत कम तादाद में अभी यहाँ पर टूरिस्ट हैं, लेकिन कम से कम सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत गाड़ियां सही हैं और चहल पहल देखने को मिल रही है। कुछ दुकानें, कुछ होटल्स भी खड़े हुए हैं, लोग अपने अपने घरों से या होटल से बाहर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे गाड़ियों की आवाजाही है, जिस पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था और यहाँ पर भी ये दुकानें खोली जा चुकी हैं। फिलहाल ये देख पा रहे हैं आप तस्वीरें, ये दुकानें खुली हुई हैं। दूसरी की तरफ देखेंगे, यहाँ पर भी दुकानें खोल रहे हैं अब आप लोग। हाँ, लेकिन अभी कोई आ नहीं रहा है, पर्यटक बहुत कम है। बहुत कम, न होने के बराबर है। तो क्या गुजारिश करेंगे आपके लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आए? हाँ, आने चाहिए। इन 4 दिनों में कितना नुकसान हो गया है? बहुत पूछो मत, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसान हो? जी हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब आप लोग खोल रहे हैं दुकानें धीरे धीरे, उम्मीद है कि अब यहाँ पर लोग इंशाल्लाह काम लगेगा, टूरिस्ट भी आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हो गया है, बहुत ही गलत। जिसने भी किया बहुत ही गलत किया। यकीनन पहलगाम के जिस हिस्से में आप जाएंगे, सबका यही कहना है कि ये जो हुआ है वो पूरी तरह से गलत हुआ है। पीछे की भी दुकानें अब देखेंगे, ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लोग खरीदारी के लिए आते हैं यहाँ पर, तमाम कश्मीरी कपड़ों के। ठंड भी यहाँ पर पड़ती है हमेशा। और उधर भी देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में जो यहाँ के दुकानदार हैं वो खड़े हुए हैं। यहाँ के कुछ जो होटल्स हैं वो भी अब फिलहाल खुल गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बादाम अखरोट की ये दुकान, इसको भी खोल दिया गया है। दुकानें अब आप लोग खोल रहे हैं? जी, दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन अभी लोग बहुत कम तादाद में हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे, पर्यटक बहुत कम हैं। लोग भी बहुत कम हैं। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें हाँ बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। 4 दिन गुजर चुके हैं, कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? 4 दिन गुजर के बाद हमको कम से कम अगर पूरे यहाँ पे पहलगाम को बोलेंगे फिर 40-50 करोड़ का नुकसान है। पूरे पहलगाम को 40-50 करोड़ का 4 दिनों में नुकसान है, उससे भी ज्यादा। आप लोग बहुत दुखी हैं जिस तरह का हमला हुआ, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। यहाँ पे बचा है क्या? हमको सब छीन ली गया। हमको करेंगे क्या? बेरोजगारी हो गई इधर, और क्या करेंगे क्या? तो आतंकवादियों ने एक तरफ निर्दोषों का कत्लेआम किया और दूसरी तरफ आप लोगों का भी व्यापार ठप कर दिया। सब कुछ खत्म। व्यापार भी तो छोड़ो, जिसके जान गए वो वापस कहाँ आएंगे? अब सब लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे, बात करेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की मांग इन लोगों की ओर से की जा रही है। और ये उस पहलगाम की आवाज़ है जहाँ पर यहाँ से बस चंद दूरी पर वो बैसरन घाटी है जहाँ पर आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया है। लेकिन दुकानें फिलहाल यहाँ पर खोली जा चुकी हैं और कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिनों के भीतर ही यहाँ से तकरीबन 40 से 50 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। पहलगाम के टूरिस्ट पॉइंट पर भी आज दिन में मैं गई थी। आपको बताते चले कि वहां पर महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तमाम टूरिस्ट पहुंचे हुए थे। उनसे मैंने बातचीत की, उनके भीतर खौफ नहीं दिखा और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प भी नजर आया। पहलगाम की खूबसूरती एक तरफ उसके पहाड़ों, उसकी ग्रीनरी और इन नदियों से है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी खूबसूरती पर्यटकों से भी है। अच्छी बात यह है आज चौथा दिन है आतंकी हमले का, लेकिन लोग यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। कहाँ से आई मैम? महाराष्ट्र। कैसा लगा? बहुत अच्छा। संभाजी नगर से आई हैं? हाँ जी हाँ। तो डर लग रहा है या लग रहा है सब नहीं, बिल्कुल डर नहीं। यहाँ तो लोग इतना हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ही। 4 ही दिन हुए हैं आतंकी हमले के, लेकिन फिर भी लग रहा है सब सेफ है जी। इतना भरोसा कहाँ से आया? क्योंकि जगह जगह पर मिलिट्री कैंप्स है, लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्प कर रहे हैं जगह जगह पर, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आई। अब आप लोग कब आए यहाँ पर? हम 23 को। 23 को? अच्छा, 22 को हमला हुआ था, 23 को आप यहाँ पर पहुँच आए थे? जी। उस समय मना नहीं किया था, नॉन रिफंडेबल था और सबका अभी जम रहा था, तो अभी आना। लेकिन डर तो होगा ना, 22 को ही हमला हुआ, 23 को हम पहलगाम जा रहे हैं।
जी नहीं लगा, थोड़ा लगा, थोड़ा थोड़ा हाँ, लेकिन फिर भी घूमना था। आने के बाद वो कम हो गया। यहाँ आने के बाद आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, क्या किया यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इधर बहुत बर्फ है। बहुत बर्फ है, ठंड लग रही है अभी। हाँ, बर्फ तो है, ऊपर देखिए वो पहाड़ियों पर बर्फ आपको दिखाई दे रही है। तो रहना है यहाँ पर कई दिनों तक? हाँ। अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं। मैम, डर है आप लोगों को या लग रहा है कि नहीं अभी सब सेफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से आए आप लोग? महाराष्ट्र, नागपुर, वर्धा पहुंची। 25 को पहुंचे। 25 को पहुंचे, 22 को मतलब इन लोगों की भी दाद देनी होगी। 22 को हमला होता है और फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग पहुंच आते हो। तो बाकी पर्यटक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो लोग पहलगाम आना चाहते हैं, आप उनको बोलेंगे कि हाँ सब सेफ है, आप आ सकते हैं? पक्का, क्यों नहीं, कश्मीर हमारा ही है ना। और कुछ और परिवार है हमारे साथ, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? पूना से। पूना से आए हैं। महाराष्ट्र के लोगों का कुछ ज़्यादा ही दिल लग गया है। अभी 4 ही दिन हुए हैं हमले को और टारगेट किलिंग की गई पूछ के कि क्या आप हिंदू हैं, मारा गया। तो उस बात का डर है या उस डर से आप लोग निकल चुके हैं? नहीं, हम डर से तो आगे है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल और पहलगाम तो बहुत ही अच्छा है। इट्स हेवन, ट्रूली इट्स हेवन। यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव है कि हमें बहुत मज़ा आया। कश्मीरी लोग बहुत वार्म लोग हैं, हमारी इतने हॉस्पिटल लोग हैं, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ आके। हम फिर से आएंगे, हमारे कुछ स्पॉट्स बंद थे अटैक की वजह से, जो हमारे बच्चे हैं अगले साल हम वो करने के लिए फिर से आएंगे। और पाकिस्तान को क्या जवाब देना है? हमारे 26 लोगों की उसने जान ली। ये जो किया है बहुत गलत है, कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया के लिए और उनके लिए भी। ये बिल्कुल बराबर चीज़ नहीं है। ये जो टूरिज्म बढ़ रहा है वो सबके लिए अच्छा है, पूरा वर्ल्ड के लिए अच्छा है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए वापस। इसका जवाब उनको जरूर देंगे, जरूर देना चाहिए जवाब भारत सरकार को, पाकिस्तान को जरूर देना चाहिए। उम्मीद यही है कि आगे आने वाले दिनों में अभी कुछ हिस्सों में जो सन्नाटा पसरा हुआ है वहां पर और रौनक आए। पर्यटकों से ही गुलजार रहने वाला ये इलाका है और पहलगाम जिसको आप देख पा रहे हैं, उम्मीद यही कि जितने रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हिंदुस्तान के, उतने ही रंग इस हिस्से को हमेशा गुलजार करते रहें और आतंकवाद को सरकार दे मुंहतोड़ जवाब, ताकि दोबारा पाकिस्तान इस तरह की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पाए। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, पहलगाम, एबीपी न्यूज़। आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। पहलगाम में बेस कैंप बनाया जाता है। उसके ठीक पहले आपको बताते चले, घोड़ों को वैक्सीन लगाने और उनके रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में जल्द ही हालात पूरी तरह से सामान्य होंगे। जुलाई के पहले हफ्ते से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। उसको लेकर आपको बताते चले कि जो घोड़े खच्चर वाले लोग हैं उनके रजिस्ट्रेशन का काम यहां पर किया जा रहा है। सिर्फ पहलगाम से तकरीबन 3000 की तादाद में घोड़े और खच्चर को लेकर लोग, जितने भी श्रद्धालु होते हैं, उनको अमरनाथ तक पहुंचाते हैं और फिर वहां से वापस नीचे की ओर लेकर आते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और देखिए एक एक करके सभी को ये नंबर दिया जा रहा है, बाकायदा नंबर दिए जाते हैं जितने भी घोड़े। सर, क्या काम कर रहे हैं? आज से ही शुरुआत हो गई है, पहले से? इसको 1 हफ्ता हो गया, अलग अलग हमें शुरू हुए। एक्चुअली हर साल होती है, जो हमारे एक्वाइनेस होती है उनको हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाज़ाब्ता उनका हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, उनका हेल्थ चेकअप कर लेते हैं और उनको एक इंश्योरेंस, उनको फ्री इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इस बार आप लोगों को नुकसान हुआ है, अभी ये आतंकी हमला हुआ, फिर आप लोगों के रोजगार पे संकट आया है, लोग कम। हाँ, बहुत हम मस्जिद करते हैं कि इसके बारे में बहुत, क्योंकि आज तक कभी भी यहाँ पहलगाम के इलाके में मैं जब मिलिट्री पहले थी भी 90 से, तो यहाँ हुई नहीं। पहलगाम में दहशतगर्दों ने जो कत्लेआम मचाया है, उसके बाद आस्तीन के सांपों को ढूंढ कर लगातार उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हमारी सेना और सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस की ओर से की जा रही है। इसी के तहत आपको बताते चले कि आज शोपियां, कुलगाम और पुलवामा के रहने वाले आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यानी कि आतंक का जो फन है उसको कुचलने की पूरी तैयारी है। ढूंढ कर, चुन कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। देश के दुश्मनों के खिलाफ इसी तरह से कड़ी और बड़ी कार्रवाई लगातार आगे आने वाले वक्त में चलती रहे और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिले, इसी उम्मीद के साथ पहलगाम से जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।